2 decades ago, 20 years back, थायराइड किसी किसी को होता था। जिसको होता था तो हैरान होते थे कि अच्छा आपको थायराइड हो गया, और कईयों की तो जब शादी होती थी तो लोग छुपाते थे कि उसको थायराइड है। आजकल हर दूसरे बंदे को जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, और हर रोज़ पॉपिंग अ पिल जो है वो एक सोल्यूशन माना जाता है। जैसे ही थायराइड का पता चलता है और आप झट से वो एक गोली जो है वो सोल्यूशन के फॉर्म में ले लेते हो, राइट। बट इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये थायराइड का लोचा है क्या। आप एज अ लेमैन आपको समझ आना चाहिए कि ये थायराइड अंदर कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जिसमें से 2 हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, T3 एंड T4, राइट। अब ये T3 एंड T4 जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स तक थायरॉक्सिन हार्मोन को लेके जाते हैं थ्रू ब्लड, और अपने ऑर्गन्स को काम करने की शक्ति देते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म, जैसे किडनी को या हार्ट फंक्शनिंग को, स्किन के लिए, हेयर के लिए, वो सारी फंक्शनिंग में वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन T3 और T4 को कौन हेल्प कर रहा है? T3 T4 को हेल्प कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है। और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो निकालो ताकि T3 T4 जो है वो काम कर सके। सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देता है ताकि T3 और T4 जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट करें। लेकिन जब आप अपना लाइफस्टाइल जो है बहुत ख़राब करते हो, मतलब आप रिफाइंड खाते हो, आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, स्ट्रेस आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इन सब रीजंस की वजह से होता क्या है? इन सब रीजंस की वजह से आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन T3 और T4 उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो उसको कहते हैं कि हम नहीं आपसे बात करेंगे क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है और हमारी शक्ति नहीं है। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता रहता है ब्लड में, और जब आप वो ब्लड टेस्ट करवाते हो तो एकदम से क्या आ जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है वो बढ़ा हुआ है, और हम कह देते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया है आपको, मतलब आपका ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो गया है। और अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो हम क्या कह देते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो इन सब की वजह से आपको क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? आपको सिम्टम्स आते हैं कि आप फटीक हो गए हो, लेथार्जिक हो गए हो, लेजी हो चुके हो, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका फूड और आपकी ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, आपको वो शक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है वो ही हमें हेल्प करता है एनर्जी रिलीज करने में। अब जब आप लेथार्जिक फील करते हो, आपका एपेटाइट लो हो जाता है, जितना भी खाना आप खाते हो, चाहे थोड़ा सा भी खाना खाते हो, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो फैट कन्वर्जन पावर ज़्यादा रखता है और आपका वेट गेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी हार्ट पंपिंग कैपेसिटी जो है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज भी होते हैं। सो बेटर है कि कोलेस्ट्रॉल का मेडिकेशन लेने से पहले, मतलब जब आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका डिस्टर्ब हो रहा था, तो पहले हम थायराइड भी चेक कर लें, कहीं उसकी वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप पॉपिंग अ पिल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उससे पहले बेटर है कि हम थायराइड का भी हम टेस्ट करवा लें, पहले हम उसको करेक्ट कर लें, रादर एकदम से हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन ले रहे हैं। सो इसके अलावा आपके मेंटल फंक्शनिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है आपका कहीं पे भी मन नहीं लगता है, मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्लो हो जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ड्राइनेस होती है स्किन में, हेयर थिन होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारी फंक्शनिंग तो यही हार्मोन कर रहे थे। अब ये फंक्शनिंग कम हो चुकी है, बहुत स्लोली हो रही है, तो सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, क्योंकि यही हार्मोन्स हेल्प कर रहे थे सब चीज़ों में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरी बॉडी में ये गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जो थायराइड का रेंज होता है वो 4.5 तक होता है, तो हम इसको नॉर्मल रेंज कंसिडर करते हैं। लेकिन जिन लोगों का सिर्फ TSH डिस्टर्ब्ड होता है, TSH हाई होता है और T3 T4 बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो तब क्लिनिकल है, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो। अगर आप मेडिकेशन बहुत ज़्यादा डोज में ले रहे हो, 100 mcg और 122, पता नहीं कितनी कितनी आप हाई डोजेज लेते हो, उसकी डोजेज हम कम कर सकते हैं अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब क्लिनिकल जो है हाइपोथायराइडिज्म जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका T4 बहुत कम है,
और TSH जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है, तब ये आपका अंडर एक्टिव हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, जिसमें आपको मेडिकेशन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन मैं सब क्लिनिकल जो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है उसमें हमेशा कहती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, तो डेफिनेटली आपका ये रिवर्स भी किया जा सकता है। आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या काम करना पड़ेगा? अब इसका जो मेन रीज़न आजकल हम देखने को मिलता है कि पहले हम कहते थे कि आयोडीन की कमी होती है तो आपको जो है वो ग्वाइटर हो जाता है, तो हम तो इतना आयोडीन का आप तो लेना स्टार्ट कर दिया था आपने, सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट तो हर जगह पे आप ले रहे थे। तो फिर अभी भी क्यों इतना थायराइड चल रहा है? इसका क्या रीज़न है? आयोडाइज सॉल्ट जो है, जो आप ले रहे हो, वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट होता है, इतना रिफाइंड होता है कि वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा हार्म करता है। इसीलिए अगर आप थायराइड के पेशेंट हो और मुझसे आप पूछते हो कि आप कहते हो कि जी आप रॉक सॉल्ट ही मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, या आपको कहती हूँ कि आप सेंधा नमक ही यूज़ कीजिए, क्यों किया जाता है ऐसा? क्यों? क्योंकि मेरा आपके साथ ये टारगेट रहता है कि आप रिफाइंड सॉल्ट जो है वो बंद कीजिए, क्योंकि रिफाइंड सॉल्ट आपकी बॉडी को और बहुत हार्म करते हैं, आपकी डिफरेंट अदर फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप रिफाइंड चीज़ें लेते हो आपकी आर्टरीज के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो बेटर है कि यू स्विच टू रॉक सॉल्ट एंड हैव आयोडीन के सोर्सेज फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक आप आयोडीन जो है वो अपने सीड्स में से ले सकते हो, आयोडीन आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से ले सकते हो। और अगर आप कहते हो कि 1000 mcg ऑफ ये आयोडीन का कंटेंट हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या ये इससे आ जाएगा? तो इन दैट केस आप इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो अगर आप बाहर का भी कभी कभी खाना खाते हो तो हमेशा बनता ही वो आयोडाइज सॉल्ट बाहर के रिफाइंड सॉल्ट से बनता है, तो आपको उस चीज़ में चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि आपका आयोडीन अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर का खाना अगर खाओ तो प्रेफरेबली नॉन रिफाइंड सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से ही हमें खाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हमें सोया प्रोडक्ट जो है वो इसमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। गोइट्रोजिनस जितने भी हमारे फूड होते हैं वो हमारी प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन में इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए हम सोया के प्रोडक्ट्स जो है उसको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, चाहे वो टोफू है या फिर आपका सोयाबीन है, सोयाबीन ऑयल है, या फिर आपका सोया के चाम्स हैं, सोया की न्यूट्री है, तो ये चीज़ें हम इसमें अवॉइड करने के लिए कहते हैं। हाँ, कभी कभार अगर आपको लगता है कि थायराइड आपका बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे रहता है, प्रोटीन का सोर्सेज आप सोया से लेना चाहते हैं, वंस अ व्हाइल दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन टोटली हमने इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। फिर आता है क्यूसीफो फैमिली के बारे में आप बात करते हैं कि इसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए कि नहीं? इसमें हमें इन सब चीज़ों को हम कुक्ड मतलब स्टीम सॉटे करके हम ले सकते हैं। रॉ फॉर्म में हम थायराइड के पेशेंट को कहते हैं कि इन चीज़ों को रॉ फॉर्म में हमें नहीं लेना चाहिए, स्टीम में सॉटे कर लीजिए, जिससे इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और थायराइड की प्रोडक्शन में, थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस स्टीम या सॉटे करने के बाद नहीं करते हैं। मतलब आपका क्यूसीफेरस फैमिली जो है, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकली जो है, उनको हम कुक करके जो वो यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे मैं बात करी थी कि रिफाइनिंग वाली चीज़ें जो सबसे बड़ा इंटरफेरिंग फैक्टर है, तो इसी तरीके से रिफाइंड ऑयल जितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था उसी की वजह से थायराइड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जितना ज़्यादा आप बाहर का खा रहे थे या घर पे रिफाइंड वाले ऑयल्स आप यूज़ कर रहे थे, वो रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जो है वो कम कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है। दैट्स वाई हम रिफाइंड ऑयल भी इसमें टोटली स्टॉप कर देते हैं। इनफैक्ट अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की एक निशानी जिसे हम कहते हैं, एक सिम्टम होता है जब आप पूरी तरह से रिफाइंड आइटम्स नहीं खाते हो। सो हमने थायराइड का केस हो या कोई भी केस हो, हमने रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। थायराइड के लिए तो बेस्ट रहता है कोकोनट ऑयल। हाइपोथायरॉइडिज्म में कोकोनट ऑयल बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, और वो क्या करता है, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को जो है वो इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो कोकोनट ऑयल नॉर्थ इंडियन को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो दैट्स वाई मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप इसकी ड्रेसिंग करना चाहते हो, आप ड्रेसिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी चीज़ में डाल के इसको आप यूज़ करना चाहते हो कि आप कोई शेक बना रहे हो, जैसे आगे चल के फ्रूट स्मूदीज़ होती हैं, तो उसमें भी आप रॉ वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ घर पे आपने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल जो है वो, कच्ची घानी का तेल यूज़ कर सकते हो, देसी घी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिफाइंड ऑयल आपने टोटली स्टॉप करना है। और फिर बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थायराइड के केस में रहता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एक तो होता है ना कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका कि हर रोज़ हम सुबह सुबह
सुबह भाग के आते हैं, काम पे लेट हो रहे हैं, बच्चों को भेजना है, दैट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, जब आप बहुत क्रॉनिकली ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो और अपने सारे हॉर्मोन्स मतलब अपनी सारी फीलिंग्स अंदर दबा के रखते हो, वो सारी अंदर की जो फीलिंग्स आप दबा के रखते हो वो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। कई लोग तो अपना जैसे कहते हैं अपना रोना भी रोकते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस रखते हैं। सो व्हेनेवर यू फील सैड, डोंट हाइड योर इमोशंस, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए ताकि अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो, अंदर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब ना हो। और कॉर्टिसोल हार्मोन डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं, एंड इतनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट आपके थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट करता है। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, रात को अगर आप नींद अच्छी लेना स्टार्ट कर देते हो, आपकी बॉडी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, रात की नींद से ही आपके हॉर्मोन्स रिलैक्स होते हैं। अगर बंदा रात को बहुत डिस्टर्ब्ड है, खा बहुत अच्छा रहा था, कि सोच रहा था कि एक्सरसाइज के लिए भी जा रहा हूँ, लेकिन रात को इतनी डिस्टर्ब नींद कर रहा है, तो उसका थायराइड ग्लैंड जो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। गाड़ी के इंजन को थोड़ा सा धीमे चलाने के लिए मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए गाड़ी को पार्किंग में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रात को पार्किंग में गाड़ी लगाओ, इंजन स्टॉप करो, रात को रिलैक्स करो, तो सुबह तक हार्मोन्स जो है वो रेडी हो जाएंगे अपना काम करने के लिए। और थायराइड की मेडिकेशन जो आप लेते हो उससे बहुत सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, मतलब सिलेनियम हमारा डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसके साथ सिलेनियम का आप या तो सप्लीमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, या इन अदर केस आप सिलेनियम रिच फूड जैसे कि हमारे नट्स हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट हैं, या फिर हमारे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, इनको भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो हम थायराइड के पेशेंट हैं। और ब्राज़ील जो आप इंटरनेशनली मतलब आप बाहर हो इंडिया से, तो ब्राज़ील नट्स भी सिलेनियम रिच होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर हैविंग थायराइड मेडिकेशन, तो आपका विटामिन डी एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पावर भी कम रहती है, क्योंकि आपका बोन टर्नओवर हो जाता है, आपकी मसल टिश्यू जो है वो थोड़े इतना वर्क नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है। सो दैट्स वाई कैल्शियम रिकमेंडेशन इसमें दिया जाता है कि आप इसके साथ साथ कैल्शियम का सोर्स या कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी सप्लीमेंट रखें, या फिर अपनी अच्छी एक डाइट में कैल्शियम रिसोर्सेज, रागी का आटा हो गया, या फिर हमारे हम डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो मिल्क ना लेते हुए कर्ड, पनीर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे जितने भी हमारी एक इंडियन डाइट होती है, अगर हम अच्छे तरीके से इसको खाएं तो उसमें कंप्लीट सोर्सेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। तो एक अच्छे लाइफस्टाइल में अच्छा वेल नरिश्ड खाना, स्लीप प्रॉपर रखना, स्ट्रेस कम से कम रखना, एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर पेस पे बना के रखना ताकि आपके हार्मोन्स जो है वो अच्छे वर्क कर सकें, पानी का इंटेक अच्छा रखना, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपके सब हार्मोन्स जो है वो अच्छे वर्क करते हैं। और आपको जो इतना प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म का इतना कॉमन चल रहा है वो धीरे धीरे करके हमने बंद करना है, ताकि हमारी कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को ये पिल्स जो हैं वो ना लेनी पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कंट्रोल hypothyroidism. Thank you so much for watching and keep sharing. Bye bye.